जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, अप्रोच किया था और प्रीलिम्स क्लियर किया था। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कस किया था। ये सेकेंड पार्ट है, यहाँ क्वेश्चन 26 से हम कैरी ऑन कर रहे हैं। सो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और कुछ में, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। तो और जिन्होंने देख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 से अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो था ये थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन था। स्मॉल फार्मर एंड लार्ज फील्ड से क्या डिस्क्राइब किया जाए, कैसे इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में मैंने बेसिक कोऑपरेटिव सोसाइटी या सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले कंसेप्ट से इसको रिलेट किया था। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का मतलब मैंने ये समझा था कि बहुत सारे छोटे फार्मर्स मिलकर एक आपस में जो लैंड है उसको पूल कर रहे हैं एक बड़े लैंड की तरह, सो दैट बेटर प्रोडक्टिविटी हो या बेटर प्रोड्यूस हो उनके गुड्स का, और सब पे जो बेनिफिट्स है वो ट्रिकल डाउन या डिसेंट्रलाइज हो। सो ऐसा कुछ मैंने कंसेप्ट समझा था इसको पढ़ के। ऑप्शन सी और डी जो था ये कॉर्पोरेट फार्मिंग से रिलेटेड लग रहा था, जो मेरे को जम नहीं रहा था। ऑप्शन ए और बी में मेरे को बी ऑप्शन बेटर लग रहा था। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ो तो मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। अगर आप पढ़ें स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड तो उसकी ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बी ही डेफिनेशन ही है। सो इस तरीके से इसको मैंने सॉल्व किया था और ये सही था मेरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जो था इसमें मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। ऑप्शन 1 तो मेरे को पता था कि ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी प्रोवाइड कर रही होगी नाइजर पे। मेरे को खरीफ और राबी क्रॉप में डाउट आया था। थर्ड स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट था, इसको मैंने सही माना था। मैंने आंसर इसका बी लगाया था, ओनली 2, बट खरीफ और राबी वाले पार्ट पे मेरे से गलती हो गई थी। मुझे लगा ये राबी क्रॉप होगा मे बी, सो यहाँ मैंने गलत कर दिया था। इसका आंसर ऑल 3 था, मैंने लगाया था ओनली 2। सो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग एसेट्स। 4 हमारे पास स्टेटमेंट है, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। यहाँ अगर हमें इंटेंजिबल और टेंजिबल का मतलब नहीं है पता तो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है। टेंजिबल मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कि एक पेन है, पेंसिल है, ये क्या होता है, ये टेंजिबल होता है। और वो चीज़ें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते वो होती है इंटेंजिबल, जैसे कि गुडविल या आपकी रिस्पेक्ट, ऑनर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंटेंजिबल में आती हैं। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड क्या है, ब्रांड इज समथिंग जिसको हम टच नहीं कर सकते। ब्रांड इज समथिंग इंटेंजिबल जो एक फिजिकल एसेट के फॉर्म पे नहीं है। ऑप्शन 3 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने कोई रिसर्च की है, रिसर्च में कोई कंसेप्ट या लॉजिक या कोई रेसिपी फाइंड की है, तो वो जो आइडिया है ना वो क्या है, एक इंटेंजिबल चीज़ है। इसी तरीके से मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, लोगों के नाम और डिटेल हैं, ये इंटेंजिबल है। बट इन्वेंट्री जो होता है, इन्वेंट्री होता है जैसे कि एक बिजनेस है उसका स्टॉक। अगर आपने बेसिक भी अकाउंट्स कभी पढ़ा है तो आपको इतना माइनर डिफरेंस पता होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा ओनली 3। ऑप्शन 2 गलत है, वो एक टेंजिबल है, एक एसेट है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, ये सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग। हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन जो था 15th फाइनेंस कमीशन का, उसने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया था पॉपुलेशन एंड इनकम के अलावा। सो इस क्वेश्चन पे मेरे को थोड़ा सा डाउट था। ऑप्शन 4 पे स्टेबल गवर्नमेंट वाले पार्ट पे आया था। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ओनली 3 था, मैंने ओनली 4 लगाया था और मेरा ये क्वेश्चन गलत ही होना था, क्योंकि मैं या तो 4 लगाता या तो 5 करता टिक। सो इन चीज़ों को लेकर मेरे को डाउट आया, तो सबसे ज़्यादा डाउट था मेरे को स्टेबल गवर्नमेंट वाले पॉइंट पे। सो ये क्वेश्चन मेरा ओवरऑल गलत ही था। तो इस पर अब कुछ भी बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा तो वो गलत ही होगा बोलना, क्योंकि इसका मेरे से गलती हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी मेरे से गलत हुआ था। कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रीन्यूएबल। ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज UN सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर S3I इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट्स। मुझे सारे ही पॉइंट सही लग रहे थे बट इसका आंसर ओनली 3 था, तो ये मेरे से गलती हो गई थी। मे बी इसका हेल्थ केयर था या नहीं मेरे को उसका श्योर नहीं, बट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में हाउसिंग और रीन्यूएबल एनर्जी और रैपिड ट्रांसपोर्ट तो मेरे को लग रहा था कि ये होने चाहिए। बट यही है, इसको कहते हैं सिली मिस्टेक, जो कहते हैं ना कि वो हो गई, या कहना चाहिए कि 50-50 में गलती हो गई, क्योंकि या तो मैं 3 ही लगाता या तो 4 लगाता। तो एटलीस्ट ये था कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन 1 और 2 तो एलिमिनेटेड था। सो चांसेस बेटर थे अगर इसको मैं सही कर देता, बट ओवरऑल ये गलत हो गया।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये सिंपल क्वेश्चन था पॉलिटी का। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये जापान से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे यूएस से इम्प्लाई होता है। सो इस तरीके से ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता था। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है उसके अंडर आता है तो ऑप्शन डी हो सकता है, बट जो मेरे को बेटर ऑप्शन लग रहा था ए और डी में वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लग रहा था। इक्वल शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इस तरह का कंसेप्ट था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिलेटेड, तो उस तरह से मैंने ऑप्शन ए लगाया था और वो सही था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा डाउटफुल है, इस पर मेरे को कोचिंग की कीज में भी बहुत चेंजेस देखने को मिले थे, चाहे विजन हो, चाहे वाजीराम हो, चाहे दृष्टि हो, सब में कुछ ना कुछ मेरे को डिफरेंसेस दिख रहे थे। सो इस तरह से मैं खुद का भी आंसर नहीं कह सकता मेरा सही है या गलत है अभी। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो मेरे को पता है बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 को लेकर आई एम नॉट श्योर, तो इस पर कुछ अभी मैं नहीं बोलना चाहूँगा। इसका ऑफिशियल जब की आएगी तो ही हम श्योरली कह पाएंगे कि क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम स्किप कर रहे हैं अभी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ है ये रिसेंट ईयर्स में, तो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 2020, 21, 22 कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बार बार पूछा है, इस साल भी पूछ ले, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी फिर से कुछ बदल के पूछ ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री? मैंने जैसे ही इसका ऑप्शन 3 देखा था मैंने टिक कर दिया था, क्योंकि मैंने PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था और 20, 21, 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। सो उससे रिलेट किया था, ऑप्शन सी लगाया था मैंने और ये मेरा सही हो गया था। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा मेरा सिंपली क्लियर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉलिटी का है, ये सिंपल क्वेश्चन है बट यहाँ पर कोचिंग की इसमें हमें वेरिएशंस देखने को मिले। सबसे ज़्यादा विजन को ऑथेंटिकली एस्पिरेंट्स बिलीव करते हैं, सो मैं विजन IAS और अपने आंसर का डिफरेंस आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अमेंडमेंट फर्स्ट जो है ये विजन IAS की में आंसर, और मेरा आंसर 42nd अमेंडमेंट है। देखिए मैंने इसलिए इसको ऐसा लगाया था क्योंकि मुझे फर्स्ट अमेंडमेंट पे मैंने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरप्रिटेशंस थे वो काफ़ी नैरो थे, प्रॉपर्टी को लेकर, राइट टू लाइफ को लेकर के, और जो सबसे ब्रॉड था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और एक वाइडर इंटरप्रिटेशन जब किया गया था वो 42nd अमेंडमेंट पे किया गया था। सो मैं अपने लॉजिक के साथ ही यहाँ पर जाऊँगा और मैं ऑफिशियल की का वेट कर रहा हूँ। सो मेरा आंसर 42nd अमेंडमेंट है मेरे लॉजिक के हिसाब से, और कोचिंग की इसका फर्स्ट अमेंडमेंट भी आया है आंसर कुछ कुछ का। सो लेट्स सी फॉर फाइनल क्या आता है आंसर ऑफिशियल की में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग, एक्चुअली पॉलिटी के क्वेश्चन हर साल ही ईजी आते हैं और मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि पॉलिटी में हमको गलती कोशिश करनी है ना करें। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज इन इंडिया, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 338 में, ये आंसर हो गया। ह्यूमन राइट्स जो है नेशनल लॉ कमीशन है, ये या तो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से आई हैं या तो लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू आई हैं। तो इस तरह से 2, 3, 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और आंसर है इसका ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये पूछा है। पहली स्टेटमेंट हम पढ़ें, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑल एक्ट डन बाय हिम और हिज और हर बिकम इनवैलिड। ये गलत स्टेटमेंट है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, सेकंड स्टेटमेंट पे, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो रियल पावर होल्ड नहीं करती, नॉमिनल हेड होता है। तो अगर कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है, इतना बड़ा देश है, तो उसके लिए हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन रोकें, ये लॉजिकल नहीं लगती स्टेटमेंट पढ़ने से ही। सो ऑप्शन 2 एलिमिनेट कर दिया इस तरह से। और थर्ड जो क्वेश्चन था, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स। देखिए यहाँ पर हो सकता है स्टेटमेंट सही हो जाती, बट गलत कहाँ हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है, सो ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन जब भी हम यूपीएससी के PYQs देखते हैं मेजॉरिटी जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा लिखा है, जब इस तरह से किसी स्टेटमेंट पे बोलता है तो वो ज़्यादातर चांसेस से गलत ही निकलती है। तो उसी तरह से मैंने इसको भी गलत माना था, मैंने आंसर इसका डी लगाया था और मेरा आंसर सही था। तीनों स्टेटमेंट्स में मेरे को कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां दिखी या डाउट दिखा, उस वजह से मैंने थर्ड स्टेटमेंट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा होता तो मे बी मैं सही मान लेता कि इस तरह का कुछ रूल है या फिर कहीं पार्लियामेंट्री लॉ बनाया गया है उसके कारण है, तो मैं सही मान लेता, बट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल स्टेटमेंट्स है हमारे पास। पहली स्टेटमेंट है लोकसभा का, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल और मनी बिल जो है वो सिमिलर टाइप के होते हैं, तो रिजेक्ट करने का पावर राज्यसभा के पास नहीं होगा। मैंने रिजेक्ट वर्ड से इसको एलिमिनेट कर दिया था। सेकेंड स्टेटमेंट थी व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ये सही स्टेटमेंट है, बट हाँ रिकमेंडेशन दे सकता है, फिर वो लोकसभा की मर्जी है वो उसको अप्रूव करती है या नहीं। तो स्टेटमेंट 2 सही था। थर्ड था इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। नो, नॉट नेसेसरली। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड होता है तब जॉइंट सिटिंग वगैरह होती है, ऐसी चीज़ों के लिए नहीं होती है। सो इस तरह से गलत हो गई थी ये स्टेटमेंट भी। मैंने सेकंड को बस सही माना था और मैंने ए लगाया था और मेरा आंसर सही था। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज कम्युनिटी रिजर्व, फिर स्टेटमेंट बताना है कौन से सही है। देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं, वहाँ से शुरू करता हूँ। मैंने पढ़ा पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट। देखिए, कम्युनिटी रिजर्व बनाया गया है, मतलब वहाँ हमें चीज़ों को, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे कि झूम फार्मिंग है, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, ये निगेटिव अफेक्ट डालती है इकोलॉजी पे, तो डेफिनेट सी बात है इसको तो अलाउ नहीं किया जाएगा, कॉमन सेंस। तो मैंने इस तरह से फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट किया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 2 को देखें, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। अच्छा, इसका एक रेफरेंस मैंने कंतारा मूवी में देखा था। अगर आपने मूवी को ध्यान से देखा होगा तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और इससे रिलेटेड उसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं, कैसे जो पंजुर्ली देव वाला कंसेप्ट था कि कैसे हंटिंग अलाउड नहीं है वहाँ पर, और जो ये एरिया है वहाँ पर माइनर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो कलेक्ट कर सकते हैं, बट कुछ पेड़ वगैरह काटना अलाउ नहीं करती है पुलिस। तो वहाँ से मैंने सेकंड और थर्ड ऑप्शन को तो सही मान लिया था। और पहली चीज़ जो थी ये करंट अफेयर्स में थी, ये पढ़ा हुआ था। ये आपको PT 365 में साफ साफ लिखी मिल जाएगी। हर साल ये न्यूज़ में रहता है कम्युनिटी रिजर्व पे कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है वो गवर्निंग अथॉरिटी होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, फोर्थ गलत है। आंसर सी लगाया था मैंने और ये मेरा सही था। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज। देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब पे हर साल ही क्वेश्चन आता है, तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत डिटेल में हर साल पढ़ना ही चाहिए। मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये चीज़ बोली हुई है। विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज कंसीडर द स्टेटमेंट। पहला है, विद इन अ स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ये लक्ष्मीकांत में साफ लिखा हुआ है, सो उससे ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट पे मेरे को डाउट था सही और गलत का, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट मैंने इजीली एलिमिनेट कर ली थी होम मिनिस्ट्री वाला पार्ट देख करके। चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन शेड्यूल्ड एरियाज। मेरे को डाउट था होम मिनिस्ट्री पर, जनरली मिनिस्ट्री वगैरह के नाम जो आते हैं तो वो हमने एलिमिनेशन टेक्निक्स पर जब डिस्कस किया था तो जनरली गलत निकलते हैं। इस तरह से मैंने इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया था कि मे भी हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी या कोई और मिनिस्ट्री हो सकती है जिससे रिलेटेड हो। इट्स नॉट नेसेसरली कि यही मिनिस्ट्री हो। सो मैंने ऑप्शन थर्ड को काट दिया था और मेरे को पहला पता था, तो ऑप्शन डी नन भी एलिमिनेट हो गया और ऑल 3 भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर ए और बी में मेरे लिए 50-50 का गैम्बल था। मैंने आंसर बी लगाया था, मुझे लगा हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट सही हो, सो इस तरह से मैंने किया था और ये मेरा गैम्बल में सही हुआ था। तो 2 ऑप्शन भी मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अगर आप एटलीस्ट 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 बचते हैं तो आप फिर भी सक्सेसफुल हैं। एटलीस्ट नाउ आपको सिर्फ इतनी ही जगह से एलिमिनेशन प्रैक्टिस करनी है। सो इस तरह से मैंने किया था और ये मेरा सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी। देखिए, 16 सब क्लॉज 4 वाला क्लॉज मेरे को पता था तो मैंने इसको जनरली सही स्टेटमेंट माना था। स्टेटमेंट 2 को मैंने एलिमिनेट कर लिया था। और देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट पार्ट में वीडियो के कि इन स्टेटमेंट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर दोनों पॉइंट गलत नहीं होते। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता है सिर्फ एक ही गलत हो सकता है। पहले में मेरे को 335 आर्टिकल को लेकर के डाउट था, तो मैं गलत कर सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी मुझे स्टेटमेंट 1 तो 100% सही लगने लगी। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है 335 में एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप स्टेटमेंट 1 को देखेंगे तो वो एक जनरल स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट 2 को देखेंगे तो ये बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। और जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं ना, लाइक एन ऑर्डर, ये जनरली गलत निकलते हैं। स्टेटमेंट 2 में डिफाइन बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है एग्जैक्टली
कि एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, ये मुझे गलत लगा। तो मैंने स्टेटमेंट 2 को गलत माना था और स्टेटमेंट 1 को फिर मैंने सही माना, क्योंकि दोनों तो गलत हो नहीं सकते हैं। सो आंसर इसका मैंने सी लगाया था और वो सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिस्ट्री का, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था। मैंने पढ़ा था कि किस रीजन से रिलेटेड है। धान्य कटक महासंघिका बुद्धिज़्म पर बहुत डिटेल में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका आंसर आंध्रा था, मैंने गांधार लगाया था, ये मेरा गलत था। हिस्ट्री में कुछ बहुत लॉजिक बता नहीं सकता मैं। 42nd क्वेश्चन था, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट था कंसेप्ट ऑफ स्टूपा इज बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन। बुद्धिज़्म से पहले हम जैनिज़्म देख रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि ये स्टूपा इन्हीं के टाइम से शुरू हुआ हो सकता है पहले भी बनाया गया हो, क्योंकि हम मखाली गोशल का नाम भी सुनते हैं, महावीर जैन का नाम भी सुनते हैं और गौतम बुद्ध का नाम भी सुनते हैं। हो सकता है इनसे पहले किसी ने ओरिजिनेट कर लिया हो। सो इट वॉज अ डाउटफुल स्टेटमेंट फॉर मी। मैंने सेकंड पढ़ा, स्टूपास वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ये एनसीईआरटी इसमें लिखा हुआ है। थर्ड, स्टूपा वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि हाँ एक इसकी रेलेवेंस है कुछ। 2, 3 मुझे सही लगा। फर्स्ट में मेरे को डाउट था तो मैंने ऑप्शन बी लगाया था ओनली 2, क्योंकि मेरे को पहले स्टेटमेंट पे डाउट था। सो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया था। फिर 43rd क्वेश्चन पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू कोरकाई पुम्पुहार मुचीरी, ये क्या है। देखिए, इसका एक पोर्ट्स वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2020 पे, तो मुझे वो याद था। फिर मैंने ये पुम्पुहार में पुहार देखा, पुहार का मतलब ही हार्बर होता है, कुछ इस तरह का मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था, तो उधर से मैंने रिलेट किया था, मैंने पोर्ट्स लगाया था और ये सही निकला था। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सिंपली सॉल्व हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वट किरुतल एज मैंशनड इन संगम पोएम्स। इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे को लग भी रहा था तो मैंने ऑप्शन बी लगाया था, मेरा गलत था। मुझे लगा समथिंग असेंबली से रिलेटेड होगा, क्योंकि यूपीएससी की हैबिट रही है क्वेश्चंस पूछने की कि जो नवरत्न होते हैं, जैसे मान लीजिए अकबर थे या फिर राष्ट्रप्रधान थे शिवाजी के, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ये। सो मुझे उस तरह का कुछ लगा था तो मैंने बी लगाया था, बट इसका आंसर डी था। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा था ये, तो मेरा गलत था। सिमिलरली 45 था, इसमें सारे गलत थे। मेरे को फिर भी डाउट लग रहा था गैडवाल यादव को लेकर के कि मे बी सही ना हो सकता है कुछ अर्ली ओरिजिन हो, तो मेरे को अच्छे से याद नहीं था, तो ये भी मेरे से गलत हुआ था। हिस्ट्री में ही जनरली ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। अब यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है 46, इसमें भी डाउट्स हैं कोचिंग की, इसमें बहुत वेरिएशंस है, यूपीएससी ही फाइनल आंसर बता पाएगा। देखिए, देवी चंद्रगुप्त बिल्हड़ ने नहीं लिखे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट तो मैंने काट दिया था। अब एक चीज़ क्लियर थी कि ऑल 4 नहीं हो सकते। फिर मिलिंद पनो, नागार्जुन और नागसेन पे डाउट है। एक्चुअली की के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ओनली 2 दिया है, उन्होंने नागार्जुन को गलत माना है। मैंने 3 लगाया है क्योंकि नागार्जुन के लिए ही नागसेन भी मिलता है हमें। मिलिंद पनो नागसेन ने लिखी है, कई जगहों पे नागार्जुन ने लिखा है ऐसा भी बोलते हैं। सो नागार्जुन नागसेन वाला जो ये डाउट है, मुझे ऐसा लगता है मिलिंद पनो सही होगा, क्योंकि नागार्जुन को ही नागसेन भी बोलते थे। तो इस लॉजिक से मैंने ओनली 3 लगाया था और की के अकॉर्डिंग आंसर ओनली 2 है। सो फाइनल आंसर की ही बताएगी कि क्या आंसर होगा। एक्चुअली इस बार मेरे लिए भी जो सबसे बड़ा डाउट था वो यही था कि मैं एग्जैक्टली अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ कि एग्जैक्ट कितने हैं, क्योंकि मेरे हर कोचिंग की से कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहे हैं। 4, 4, 5, 6, 6, 8, 8 क्वेश्चंस पे कई जगहों पे मैंने वेरिएशंस देखे, मैंने 4, 5 की से मैच किए थे। सो बट बहुत ज़्यादा फिर मैंने फोकस नहीं किया कि लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल की, ज़्यादा दिमाग लगाने से कुछ होना नहीं है। मेंस की तैयारी पे फिर मैं फोकस कर लिया था। सो इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, souls are not only the property of animals and plant life but also of rock, running water and many other natural objects। देखिए, सोल को डिस्कार्ड कर दिया था बौद्धिज़्म ने, तो बौद्धिज़्म तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था। फिर उसके बाद बात की, देखिए अब बाकी 3 ऑप्शन में मैंने ये देखा था कि जो हिंदुइस्टिक रिलीजन है, सनातन फिलॉसफी है, जैसे शैविज़्म और वैष्णविज़्म। अगर कोई चीज़ सोल से रिलेटेड कंसेप्ट है तो वो शैविज़्म और वैष्णविज़्म दोनों के लिए सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिसेस का डिफरेंस है और जो आइडल है उसका डिफरेंस है। शैविज़्म में शिवा को प्रोमिनेंस है, वैष्णविज़्म में विष्णु को प्रोमिनेंस है। तो अगर सोल से रिलेटेड कंसेप्ट है तो फिर दोनों सही होने चाहिए, तो मेरा लॉजिक ये था। तो अगर ये दोनों सही नहीं होंगे और बुद्ध का तो अलग ही कंसेप्ट है सोल को लेकर के, मानते ही नहीं, तो मैंने ऑप्शन बी लगाया था जैनिज़्म। और जैनिज़्म पे थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा भी है एनसीईआरटीज़ में कि सोल को बोला है, बहुत ज़्यादा ही पीस करुणा की बात करते हैं जैन। सो उससे रिलेटेड भी किया था, तो आंसर बी लगाया था और ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हुआ अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड लार्ज डैम्स। मैंने देवराय के कंस्ट्रक्टिव वर्क पढ़े थे, कुछ मेजर जो रूलर्स थे विजयनगर के
उनमें से एक देवराय थे, हरिहर बुक्का, देवराय तो और कृष्ण देवराय। तो बस मेरे को देवराय नाम पता था, मेरे को लगा कि बेस्ट ऑप्शन है यही करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव वर्क मैंने पढ़े थे कि देवराय ने कुछ किए थे। अब ये एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं था उस टाइम देवराय 1 ने किए थे कि 2 ने किए थे, बट देवराय देखा था तो मैंने इसको टिक किया, कि बाकी 3 के बारे में तो मेरे को आइडिया भी नहीं है। सो ये मेरा सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्टुगीज। अगर आपने 2022 का पेपर अच्छे से PYQ एनालिसिस किया है तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि सिमिलर थीम पे क्वेश्चन 2022 में पूछ चुका है। इसका आंसर है सी, बहादुर शाह। तो अगर आपने सिर्फ 22 का पेपर भी ढंग से देखा है तो आपसे ये क्वेश्चन सिंपली बन जाता। सो इस तरह से क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया PYQs की मदद से, इसलिए मैं कहता हूँ PYQs बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले थे बेंटिक। अगर आपसे नहीं भी बनता तो आप डेट लाइन से कर सकते थे कि बेंटिक के समय पे क्या था हमारा 1828 सती को अबॉलिश किया था, तो उससे सबसे क्लोजेस्ट एक्ट कौन सा होगा, चार्टर एक्ट 1833। इस लॉजिक से भी सॉल्व हो सकता था। और दूसरा ये पढ़ा हुआ फैक्ट था, चार्टर एक्ट्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 26 जो है स्पेक्ट्रम का, उसमें पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बताई हर एक्ट के बारे में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। 50 का ऑप्शन डी है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सिंपली सॉल्व हो गया था। सो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को नॉलेज एनालिसिस और कुछ ट्रिकी लॉजिक लगा करके समहाउ अप्रोच किया था, सॉल्व करने की कोशिश की थी। सो इस तरह से मेरे क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं। नाउ ये हमारा था सेकंड पार्ट, यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा था तो वो भी जाकर देखिए, उसमें पहले के क्वेश्चंस हैं, और आगे का पार्ट 3, 4 में हम पूरे करके 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो को लेकर आपको कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।